हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। दोस्तों आज है जुलाई 1 2021 और हम लोग करने वाले हैं द इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए लेके आया हूं मैं कुछ बढ़िया एडिटोरियल्स, कुछ बढ़िया एनालिसिस जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आप सभी को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आप इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम्स बताते हो, अपनी पॉजिटिव फीडबैक भी देते हो। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि फ्यूचर में भी आप हमें इस तरह की फीडबैक देते रहेंगे। आप इन वीडियोस को देखते रहोगे और कुछ ना कुछ सीखने को आपको यहां से डेफिनेटली मिलेगा। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जितना ज्यादा इस एनालिसिस को देखोगे ना, आपका थॉट प्रोसेस उतना ही ज्यादा डेवलप होने लगेगा और 2 4 5 महीने में 6 महीने में आपको लगने लगेगा कि आप इस एग्जाम के लिए तैयार हो गए हो। दोस्तों मैं इस बात को बार बार रिपीट करता हूं कि न्यूज़पेपर की एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से 50 to 60% तैयारी आपकी न्यूज़पेपर से हो सकती है और 30 से 40% तैयारी आपकी प्रीलिम्स की सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर से हो सकती है। बस आपको न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका आना चाहिए और आप हमारे साथ वो तरीका सीख रहे हो और एनालिसिस भी सीख रहे हो। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं। इस पूरे न्यूज़पेपर में से आज हम लोगों ने कुछ सिलेक्टिव 5-6 टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो आपका जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 से हम लोग कवर करेंगे मेंस के पर्सपेक्टिव से, जिसमें जो है हम लोग बात करेंगे कि जिन लोगों की डेथ हो गई है कोविड की वजह से क्या उनको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलना चाहिए, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकंड टॉपिक हम लोग जो है ग्रीन पास के बारे में बात करेंगे कि यूरोपियन यूनियन ने उन लोगों को की एंट्री बैन कर दी है यूरोप के अंदर जिन्होंने कोविशील्ड की वैक्सीन ली है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जीएस पेपर 2 से इंटरनेशनल रिलेशनशिप से क्वेश्चन यहां से बनता है। थर्ड हम लोग बात करेंगे भारत नेट के बारे में, बात करेंगे कैसे गांव गांव में सरकार ब्रॉडबैंड को जो है वहां पे पहुंचाने की कोशिश कर रही है। जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 दोनों के अंदर से क्वेश्चन आता है। देखिए ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कोई एक टॉपिक बिल्कुल एक पर्टिकुलर जगह से ही आएगा। एक टॉपिक की बहुत सारी डायमेंशन होती है और जहां तक यूपीएससी का मन करता है वो वहां से अपने हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है जीएस पेपर 3 बिल्कुल इकोनॉमी का टॉपिक है। देखिए इकोनॉमी के लिए आपको मैं बता देता हूं, जब तक आपको इकोनॉमी के बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, जब तक आपको बेसिक डेफिनेशंस और टर्म्स का एक मतलब नहीं पता होता है ना, तब तक इकोनॉमी सेक्शन हमारे समझ में नहीं आता है न्यूज़पेपर में। पॉलिटी समझ में आ जाता है लेकिन इकोनॉमी के लिए आपको वो बेसिक टर्म्स पता होनी चाहिए। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि पहले अपनी बेसिक टर्म्स कवर करिए। आप जो है 11th स्टैंडर्ड की मैक्रो इकोनॉमी तो कम से कम पढ़ ही सकते हो। ठीक है, ये एक एनसीईआरटी है, आप इसको पढ़िए पहले 2 बार और अपने बेसिक टर्म्स क्लियर कीजिए। उसके बाद अपने जो है क्लास नोट्स आप देख सकते हो। उसके बाद जो है हम लोग इकोनॉमिक सेक्शन को यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा समझ में आता है बेसिकली हमें। जो अगली बार करेंगे हम जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन से करेंगे कि वेंटिलेशन और कोविड का क्या रिलेशन है, कुछ साइंटिफिक स्टडी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, कैसे इस पेंडेमिक को हम लोग जो है टैकल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेंगी। और आखिरी जो हमारा यहाँ पे एडिटोरियल रहेगा वो रहेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में रिलेशनशिप। चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों 3.5 लाख, ठीक है, ये ऑफिशियली आंकड़ा है। इतने लोगों की जान इंडिया में जा चुकी है बिकॉज ऑफ कोविड। यहाँ पे मैं कोविड रिलेटेड डेथ को कवर ही नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे किसी को कोविड होता है, वो हॉस्पिटल में होता है, उसकी डेथ हो जाती है, वो कोविड से रिकवर हो जाता है, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ जाती है, उसके 15 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं उसकी बॉडी में और उसकी डेथ हो सकती है। तो सरकार उन डेथ को कोविड की डेथ में उनको नहीं इंक्लूड करती है बेसिकली। तो उनको जो डेथ सर्टिफिकेट मिलता है उसमें कोविड नहीं मेंशन होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उनको इंश्योरेंस नहीं मिलता या फिर सरकार जो है जो फैसिलिटी मिल देती है उनको बाद में पैसा वैसा वो भी नहीं मिल पाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें देखिए ना एक्स ग्राशिया पेमेंट से शुरू हुआ। देखिए हम लोगों को पता है कि जब भी कोई अर्थक्वेक आता है, साइक्लोन आता है, ड्रोट आता है या कोई इस तरह का चीज़ें आती हैं, फ्लडिंग वगैरह आती है, तो उसको बोला जाता है डिजास्टर। और डिजास्टर के लिए इंडिया में एक कानून है जिसे कहा जाता है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। समझ रहे हो, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और इस एक्ट के अंदर ये मेंशन किया गया है कि अगर किसी डिजास्टर की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो सरकार उसको कुछ पेमेंट देती है, मतलब कंपनसेशन देती है। समझ रहे हो, तो ये जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 में इसको पास किया गया था पार्लियामेंट के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर इसके जो है चेयरपर्सन होते हैं। ये 2 प्रोग्राम भी इसके अंदर में चलाए जाते हैं, जिसमें से एक प्रोग्राम का नाम है नेशनल साइक्लोन रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम और दूसरे का नाम है स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट। तो प्रीलिम्स के लिए आपके यहाँ पे फैक्ट है, ये पूरा फैक्ट एक्चुअली यहाँ पे आपके प्रीलिम्स के लिए है।
इसमें जो सेक्शन 12 है वो कहता है कि हम उनको कंपनसेशन देंगे जिन लोगों की डेथ हो जाती है या फिर जिसकी प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आने से किसी की दुकान वगैरह टूट जाती है। अब कोविड को सरकार ने 2020 में डिजास्टर डिक्लेयर किया था, और क्योंकि कानून के अंदर में डिजास्टर वालों को कंपनसेशन देना रहता है, इसका मतलब कोविड 19 से जितनी डेथ हुई हैं सरकार को उनको कंपनसेशन देना चाहिए, क्योंकि ये कानून बोलता है, एक्ट बोलता है। और अगर सरकार इस बात को का पालन नहीं करती, इंप्लीमेंट नहीं करती है, तो सरकार इसका मतलब कानून तोड़ रही है, और सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी सरकार को जो है पिनलाइज कर सकती है। मतलब पूरा मामला ये है, समझ रहे हो इस बात को। तो जितनी कोविड से डेथ हुई है सरकार ने किसी को भी पैसा नहीं दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने बिहार पे देती हैं। जैसे दिल्ली की सरकार 50,000 देती है, कभी किसी किसी में 2 लाख देती है, बिहार की सरकार जो है 4 लाख रुपए देती है। सेंटर ने इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलाया है कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है हम उसको पैसा देंगे, इसे कहा जाता है एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो कुछ लोग, मतलब 2 वकील थे, वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बोला कि सरकार जो है कानून को तोड़ रही है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट कानून को, और आप सरकार को बोलिए कि मरने वालों को 4 लाख रुपए दे। सरकार ने कहा देखिए भैया इतना पॉसिबल नहीं है कि हर किसी को मैं 4 लाख रुपए दूं। इसके उन्होंने कुछ कारण दिए। उन्होंने कहा कि देखिए पहली बात तो हमारे पास पैसा ही नहीं है, समझ रहे हो, इकोनॉमी डाउन है, तो ऑलरेडी हमारे पास टैक्स के थ्रू जो कलेक्शन आता है पैसे का वो भी कम है। दूसरी बात ये है कि ये जो डिजास्टर है ये कोई शॉर्ट पीरियड के लिए नहीं है। जैसे ड्रोट आ गया, मान लो अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, 2-4 दिन रह के खत्म हो जाता है, और डेथ भी कम होती है, तो सरकार उनको पैसा दे सकती है, अफोर्ड कर सकती है। और ये जो कोविड 19 का जो डिजास्टर नहीं, तो कंटिन्यूस डिजास्टर है यार। इसको 1.5 साल लगभग चलते हुए हो गया, हो सकता है अगले 1.5 साल 2 साल और भी चले, हो सकता है इसमें 10-15 लाख लोग मारे जाएं, अभी हमें कुछ पता नहीं है ना। तो इतने लोगों को सरकार 4 लाख रुपए कैसे देगी? तो सरकार ने बोला देखिए सर ये मेरे बस की बात नहीं है, ना तो मेरे बस की बात है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट के बस की बात है, बिकॉज उनके पास भी पैसा नहीं है, उनको भी मैं ही पैसा देता हूं। तो ये बोला गया क्योंकि सेक्शन 4 के अंदर, सेक्शन 12 के अंदर ये मेंशन है कि पैसा आपको देना चाहिए। सरकार कह रही है कि सर ये सेक्शन 12 के अंदर मेंशन जरूर है लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि सेक्शन 12 के अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि सेंटर शैल पे, ये नहीं लिखा हुआ है कि सेंटर मस्ट पे। अगर मस्ट लिखा होता तो सरकार जो है बाउंड होती। शैल का मतलब ये है कि गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट में नोट, ऐसा कहना है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो देखिए यार सुप्रीम कोर्ट भी समझता है ना सेंटर की मजबूरियां। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलिए देखिए ठीक है सर, आपकी बात मैं मानता हूं, प्रॉब्लम आपको भी है, ठीक है, आपकी मजबूरी समझ रहा हूं, तो 4 लाख रुपए मत दीजिए, कोई बात नहीं, इस अपील को मैं रिजेक्ट करता हूं, लेकिन आप खुद डिसाइड कीजिए कि कितना पैसा दोगे। ये बात यहां पे है। तो सरकार ने कहा कि देखिए सर मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, मैं दूसरे तरीके से हेल्प कर सकता हूं लोगों की। कैसे कर सकता हूं? मैं उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करा सकता हूं, उनको मैं हॉस्पिटल में बेड प्रोवाइड करा सकता हूं, उनको मैं ऑक्सीजन दे सकता हूं, उनको मैं वेंटिलेटर दे सकता हूं, उनको मैं वैक्सीनेशन करवा सकता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में तो बहुत पैसा खर्चा हो रहा है ना। तो सरकार ने कहा इस चीज़ के थ्रू मैं जनता की हेल्प कर सकता हूं, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मरने वालों को 4 लाख रुपए दो, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, इतना पैसा मेरे पास नहीं है, और भी बहुत सारी मजबूरियां हैं। तो सर देखिए 4 लाख तो नहीं मिलने वाला, हो सकता है कुछ कम मिले। कुछ स्टेट गवर्नमेंट दे रही हैं, बिहार वगैरह 4 लाख रुपए दे रहे हैं, तो वो अलग बात है। तो ये पूरे का पूरा जो है मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर में था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी बोली कि जिन लोगों की कोविड से डेथ होती है या फिर कोविड से रिकवरी करने के 1-2 महीने बाद डेथ हो जाती है, आप उनको जो डेथ सर्टिफिकेट देते हो उसके ऊपर कोविड मेंशन कीजिए। ठीक है, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बोल दिया, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम यहाँ पे फेस हो रही थी। चलिए अगली बात हम लोग करते हैं यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन जो है कुछ कंट्रीज का ग्रुप है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओगे कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जो है कितनी कंट्रीज हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में फटाफट बता दो मुझे। और इसमें ये भी बताओ कि क्या ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का पार्ट है कि नहीं है। सो दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम माई साइड टू यू एंड आई एक्सपेक्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ओके, इंडिया में अभी के टाइम पे 2 वैक्सीन हम लोग मेजरली एडमिनिस्ट्रेशन हम लोगों ने किया है। एक है कोवैक्सीन जिसको बनाने वाली कंपनी है भारत बायोटेक, दूसरी कंपनी है वो है कोविशील्ड जिसको बनाने वाली है SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और ऑक्सफोर्ड के साथ इसको मिलकर बनाया है। और एक इंडिया में जो है स्पुतनिक भी अभी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, मतलब होने वाली है या हो गई है, तो वो प्रोसेस में चल रही है। और यूरोप के अंदर जो है 4 वैक्सीन दी जा रही हैं, जिसमें से एक है वैक्सजेरिविया, एक है कोमरांटी, एक है स्पीकिनवॉक्स और एक है जेंसन। ये 4 जो है वैक्सीन दी जा रही हैं
यूरोप के अंदर। इसमें आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविशील्ड को ऑथराइज किया हुआ है, मतलब इसको पास किया हुआ है, ये सेफ है। कोवैक्स को अभी WHO ने पास नहीं किया है। तो यूरोपियन यूनियन ने डिसाइड किया कि जिन लोगों ने अगर ये 4 वैक्सीन लगवाई हैं तो उनको यूरोप के अंदर ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिसने कोविशील्ड, कोवैक्सीन का तो भूल ही जाओ, क्योंकि तो वैसे WHO ने इसको ऑथराइज भी नहीं किया है। लेकिन यूरोपियन यूनियन ने ये बोला कि जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई है इंडिया में, उनको भी हम लोग यूरोप में ट्रैवल नहीं करने देंगे, और अगर वो करेंगे तो उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। मतलब उनको जैसे 14 दिन का क्वारंटाइन कर सकते हैं, है ना, या फिर उनकी वीज़ा प्रोसेस को डिले कर सकते हैं, उस तरह की चीज़ें। इंडिया ने इसके ऊपर क्या रिएक्शन दिया? इंडिया ने कहा कि आपकी ये पॉलिसी बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। अगर आप ऐसा करोगे ना तो फिर मैं भी इसके, देखिए एक्शन का रिएक्शन तो होता ही है ना, आप 2 एक थप्पड़ मारोगे तो मैं भी 4 थप्पड़ मारूंगा, यहाँ पे वो पुराना ज़माना गया। इंडिया ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो जो यूरोप से आने वाले जो ट्रैवलर है ना इंडिया में, मैं भी उनके ऊपर एक्शन लूंगा, उनको भी मैं 14 दिन का क्वारंटाइन यहाँ पे कंपलसरी कर दूंगा। ये इंडिया ने बोला है। यूरोपियन यूनियन के अंदर कई सारी कंट्री हैं, कुछ कंट्री जो है वो कोविशील्ड को अलाउ कर सकती हैं अपने अपने तरीके से, जैसे फ्रांस के अंदर 10 दिन का क्वारंटाइन है, पोलैंड के अंदर 2 दिन का क्वारंटाइन है, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन ओवरऑल इंडिया का रिएक्शन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है, क्योंकि यार ये वैक्सीन ना WHO ने एडमिनिस्ट्रेशन कर रखा है। इसका मतलब आप WHO की अथॉरिटी को नेगलेक्ट कर रहे हो, सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ। और ये जो सारी की सारी कंपनी है भैया, ये यूरोपियन कंपनीज हैं। मतलब आप अपनी कंपनीज को अलाउ कर रहे हो और दूसरी का मतलब अपना खून तो खून है, दूसरे का खून पानी है, मतलब इस तरह से आप ये समझ सकते हो। जबकि कोविशील्ड की जो इफेक्टिविटी है, इसकी जो एफिकेसी है, वो इन वैक्सीन से कई गुना ज़्यादा है। ऐसा बहुत बार रिपोर्ट में माना गया है। मतलब कोविशील्ड वैक्सीन इन वैक्सीन से सेफ है, उसके बावजूद भी आप हमें अलाउ नहीं कर रहे हो, तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया। वो सारी की सारी चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो यूरोपियन यूनियन जो है बड़ी बड़ी बातें करता है, ह्यूमन राइट्स ये वो, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो भैया सब लोग एक जैसे ही हैं। चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है इंटरनेट से रिलेटेड। और इंटरनेट कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको पता ही है। रोटी, कपड़ा, मकान और इंटरनेट, एक आदमी की ये 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं ना, जैसे पंच तत्व होते हैं, तो ये भी अभी एक तत्व है। चलिए, तो सरकार ने एक प्रोजेक्ट चलाया था 2011 में, जिसको कहा गया था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, जिसके अंदर गांव-गांव में जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बिछा के इंटरनेट को प्रोवाइड करवाना था। अब आ गई मोदी की सरकार 2015 में, तो उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज कर दिया। देखिए जैसी हमारी आदत है हमेशा से ही, है ना, वो तो छोड़ नहीं सकते हम लोग। मतलब पुरानी नई बोतल है, शराब वही पुरानी है, तो इसका रीनेम कर दिया गया 2015 में, और इसका नाम दे दिया गया भारत नेट। भारत नेट इसका नाम दे दिया, क्योंकि नई ये सरकार है ना, ये हिंदी वाले नाम को लेकर थोड़ा सा ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। पुरानी सरकार जो है वो इंग्लिश नेम ज़्यादा रखती थी, या फिर वो गांधी वांधी वाले नाम रखती थी, है ना, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे। तो इसके अंदर में सरकार ने शुरू में 1000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया था। अब देखिए सरकार ने पहुंचाना शुरू किया इसको गांव-गांव में, लेकिन सरकार ने जल्दी रियलाइज़ कर लिया कि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो सरकार ने अभी क्या बोला है कि मैं प्राइवेट प्लेयर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करूंगा। मतलब अभी रिलायंस भी आएगा, टाटा भी आएगा, मतलब ये सारे जो मित्र हैं ना, वो सब लोग आएंगे इकट्ठे मिलके। तो सरकार ने टोटल जो है लगभग 30,000 के करोड़ के आसपास इसमें अब इन्वेस्ट करने का सोच रहा है, जिसमें से 19,000 करोड़ के आसपास सरकार देगी और बाकी जो है वो प्राइवेट सेक्टर देगा। ये जो पूरा का प्रोग्राम है, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। प्रीलिम्स के लिए आपको मैं यहाँ पे फैक्ट बता देता हूँ, तो प्रीलिम्स के लिए इस तरह के फैक्ट जरूरी हैं, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है, क्योंकि यार अगर गाँव-गाँव में इंटरनेट पहुँचेगा ना तो इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्या बेनिफिट हो सकता है? आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हो इजीली, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है। शहरों में रहने वाले बच्चे आराम से ऑनलाइन क्लासेस कर लेते हैं, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो ट्राइबल एरियाज़ में रहते हैं, जो इंटीरियर एरियाज़ में रहते हैं, वहाँ तक तो इंटरनेट है नहीं, ना तो उनके पास स्मार्टफोन है। अगर स्मार्टफोन है तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं है, अगर इंटरनेट है तो नेटवर्क नहीं है। ऐसे बच्चे जो हैं उनको एजुकेशन मिल सकती है। ई कॉमर्स जो है यहाँ पे प्रमोट हो सकता है, ई कॉमर्स, है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन हो सकता है। देखिए दोस्तों सीधी बात है, अगर आप डेवलप्ड कंट्री में और अंडर डेवलप्ड कंट्री में एक सीधा सा फर्क देखोगे ना, जिस जिस कंट्री में ज़्यादा लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो कंट्री उतनी ही डेवलप्ड है। तो इंटरनेट का अगर ज़्यादा यूसेज होगा तो ये सीधा दिखाता है कि वहाँ की जनता, लोग एम्पावर्ड हैं। और कुछ लोग जो है टिकटॉक भी बनाएंगे, तो इसको तो हम छोड़ ही देते हैं, टिकटॉक बनाएंगे, रील बनाएंगे, वो सारी सारी चीज़ें, लेकिन ज़्यादातर इसका बेनिफिट ही होगा।
ठीक है, तो ये भारत नेट प्रोग्राम आपको इसके बारे में पता होना चाहिए फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो एंड फॉर मेंस ऑल्सो, वहां पे अपने आंसर्स वगैरह में एग्जाम्पल इजीली दे सकते हो। चलिए अगला जो सेक्शन आता है वो इकोनॉमिक सेक्शन से आता है। एक चीज होती है करंट अकाउंट डेफिसिट। देखिए डेफिसिट का मतलब सबको पता है, जिसका मतलब होता है कमी। कुछ चीज डेफिसिट हो जाती है मतलब कमी हो जाती है, जैसे किसी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है, प्रोटीन डेफिशिएंसी, विटामिन डेफिशिएंसी, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है? देखिए जो सरकार डेली बेसिस पे जो फॉरेन कंट्री के साथ जो इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, उसके हिसाब किताब को बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट। हम कुछ चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं। इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, ये हम सबको पता है ना। तो इंडिया में जो इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट होता है ना, उसको बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ना, ये गुड्स में भी हो सकता है, सर्विसेज में भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट में भी हो सकता है, जैसे हमारा स्टॉक मार्केट टाइप का। इसे बोला जाता है करंट अकाउंट डेफिसिट और इसकी रिपोर्ट वो आरबीआई इशू करता है। समझ रहे हो, आरबीआई इशू करता है। अभी आरबीआई ने जो रिपोर्ट निकाली है उसने बोला है कि इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो गया है। कितना हो गया? $8.1 बिलियन। क्यों इंक्रीज हुआ है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट हो गया भैया। देखिए जब तो लॉकडाउन था तो अलग बात थी, जैसे ही लॉकडाउन खुलने लगा तो लोगों ने जो है डिमांड करना शुरू कर दिया। ज़्यादा डिमांड हम कैसे करते हैं? इंपोर्ट करके करते हैं, तो इसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा होने लगा और एक्सपोर्ट तो इंडिया काफ़ी कम करता है, तो इसी वजह से ये करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो गया। लोअर रिसीट मतलब हमारी इनकम कम है, रिसीट का मतलब जो इनकम है, हमें सरकार को पैसा आता है। इसमें से जो ज़्यादा दिक्कत है वो है गोल्ड की। देखिए इंडिया दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है, एक होता है गोल्ड, क्योंकि आपको पता है सोने के लिए तो हम पागल हैं, गोल्ड ही चाहिए हम लोगों को। एक है हमारे पास भैया क्रूड ऑयल, है ना, पेट्रोलियम वगैरह वो सब, क्योंकि इंडिया इसको प्रोड्यूस बहुत कम करता है। 80% से ज़्यादा नीड्स हमारी इंपोर्ट पे ही डिपेंड करती हैं। और क्यों जैसे ही इकोनॉमी खुलने लगा, शादियों का सीजन आया, त्योहारों का सीजन आया और जनता ने भर भर के सोना खरीदना शुरू कर दिया और क्रूड ऑयल की डिमांड भी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो इंक्रीज हो गया। आरबीआई ने इस रिपोर्ट में एक दो चीज़ें और भी मेंशन की। उन्होंने कहा कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग भी हमारा डिक्रीज हुआ है। अब ये एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या बीमारी होती है? एक्सटर्नल मतलब बाहर से, कमर्शियल मतलब पैसा, बोरोइंग मतलब उधारी। जो सरकार होती है, जो प्राइवेट सेक्टर होता है, मतलब अडानी अंबानी टाइप के लोग, ये फॉरेन कंट्री से पैसा उधार लेते हैं। ज़्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर लेते हैं, सरकार कभी कभी लेती है। ये कम हुआ है, ठीक है, उधारी मतलब हमारी कम हुई है। क्योंकि देखिए जब इकोनॉमी ही बंद है तो उधार लेके क्या करोगे आप? उधार तो तब लिया जाता है ना जब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे। जब भैया इकोनॉमी ही बंद है तो क्या ना इन्वेस्टमेंट करनी है ना उधारी लेनी है, तो इसलिए कम हो गया है। दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जो स्टॉक मार्केट में फॉरेन कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट आती है, ये इंडिया में इंक्रीज हुआ है। तो इंडिया का स्टॉक मार्केट अभी थोड़ा हाई पे है, तो है ना, वो तो इस वजह से हुआ है क्योंकि वो सब चीज़ें हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इंडिया इस करंट अकाउंट डेफिसिट को कैसे कम कर सकता है? देखिए सीधी सी बात है, आप इंपोर्ट को कम कीजिए या फिर एक्सपोर्ट को बढ़ाइए। इंपोर्ट को इंडिया कम कर नहीं सकता, वो इंडिया की मजबूरी है, क्योंकि हम लोग क्रूड ऑयल तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं। हाँ, एक्सपोर्ट हम बढ़ा सकते हैं। एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाओगे? क्वालिटी को इंप्रूव करो और भैया प्राइस को कम करो। तो ग्लोबल जो प्रोडक्ट आते हैं उनके कंपैरिजन में इंडिया के प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा, ताकि दुनिया में इंडिया के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़े। तो अपनी क्वालिटी को इंक्रीज करिए, प्राइस को कम कीजिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगेगी और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बैलेंस हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ रहे हो? तो भैया ये सारे का सारा खेल ऐसे चलता है। चलिए जी, अगली बात करते हैं हम लोग। ज़्यादा कुछ है नहीं इस एक्सप्लेन्ड सेक्शन में, बट स्टिल ट्रांसमिशन की बात करते हैं, वेंटिलेशन की बात करते हैं। वायरस फैलता कैसे है? जब वो हवा में होता है और जब कोई पर्सन सांस लेता है तो उसके थ्रू उसके जो है बॉडी में एंटर कर जाता है। तो जब आप शाउट करते हो, चिल्लाते हो, जैसे कॉकरोच देख के कुछ लोग चिल्ला जाते हैं, है ना, आप जब बोलते हो तेज़ आवाज़ में बोलते, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, या फिर आप हंसते हो, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हो, या आप स्नीज करते हो, छींक मारते हो, या फिर आप जो है कफ करते हो, इन सारी चीज़ों के थ्रू आपके बॉडी से जो वायरस है, अगर आप इन्फेक्टेड हो तो वो हवा में फैल जाता है। जो भारी ड्रॉपलेट्स होते हैं, लार्ज वन, तो वो तो 1-2 मीटर तक जाके जो है गिर जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। लेकिन जो छोटे वाले होते हैं ना, जिन्हें कहा जाता है एरोसोल, इनका साइज वो 1 मिलीमीटर से भी छोटा होता है, ये 8 मीटर तक जा सकते हैं।
समझ रहे हो? अगर 8 मीटर तक कोई आदमी खड़ा है और अपने मोबाइल में अगर आप टिकटॉक देख रहे हो और आपकी हंसी छूट गई, तो भैया उस आदमी तक आपका वायरस जा सकता है। तो फिर क्या करें? एकमात्र तरीका है मास्क लगाएं, और हो सकता है तो डबल मास्क लगाएं। डबल मास्क ज़्यादा सेफ है। तो एक मास्क तो आप नॉर्मल लगाइए जो मेडिकल प्रोसीजर वाला होता है, वो ब्लू कलर का, और दूसरा मास्क आप जो है N95 लगा सकते हो, या कोई सिंपल कपड़े का मास्क, क्योंकि डबल मास्क ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है। अगर आप इन्फेक्टेड हो तो वायरस बाहर कम जाएगा, अगर दूसरा पर्सन इन्फेक्टेड है तो आपकी बॉडी में एंटर नहीं करेगा। दिस इज द ओनली मेथड दोस्तों, दिस इज द ओनली मेथड। तो मास्क वास्क लगाया करो यार, शर्म मत किया करो। सेल्फी भी मास्क में अच्छी आती है, डोंट वरी। चलिए, तो कितना सेफ है, कहाँ सेफ है? आउटडोर ज़्यादा सेफ है, इंडोर कम सेफ है। अगर इंडोर है तो उसमें वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब अगर आप जिम वगैरह जाते हो तो चीज़ इंश्योर करो आपके जिम में प्रॉपर वेंटिलेशन है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे भी इंश्योर करो प्रॉपर वेंटिलेशन है। अब कैसे, देखिए घर वगैरह में आप कैसे कर सकते हो? अगरबत्ती जलाइए, अगरबत्ती का धुआं अगर बाहर जा रहा है थ्रू योर वेंटिलेटर, थ्रू योर एग्जॉस्ट फैन, तो समझ लो प्रॉपर वेंटिलेशन है। अगर वो घूम के रूम के अंदर ही आ रहा है तो मतलब नहीं है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पे इंश्योर कर सकते हो। तो आप रूल फॉलो कीजिए, ठीक है? रूल फॉलो करोगे तो ना तो थर्ड वेव आएगी, ना फोर्थ वेव आएगी, ना फिफ्थ वेव आएगी। अब हमारे यहाँ पे रूल फॉलो तो करते हैं नहीं लोग, सरकार को गाली देने लगते हैं। उनको लगता है कि सरकार कोई मंगल ग्रह से आई है। अरे भाई, हम भी तो सरकार के ही पार्ट हैं। हम मिनिस्टर नहीं हैं पर सरकार के तो पार्ट हैं कि नहीं है। चलिए, अगली जो न्यूज़ है वो हमारे एक दोस्त हैं, बहुत ही खास दोस्त हैं भारत के, वो है फ्रांस। देखिए इस टाइम पे फ्रांस और इजराइल, देखिए अमेरिका का हमारा दोस्त ऊपर ऊपर से नज़र आता है, लेकिन अंदर हमें भी पता है कि हम भी अमेरिका को लेके बहुत स्केप्टिकल हैं, अमेरिका भी हम लोगों को बहुत स्केप्टिकल है। लेकिन फ्रांस और इजराइल, ये दो कंट्री ऐसे हैं जो इंडिया को हमेशा खुले दिल से, बहुत साफ मन से सपोर्ट करते हैं। तो फ्रांस और इंडिया की दोस्ती पिछले कुछ 15 सालों में ना काफ़ी अच्छी बढ़ गई है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिफेंस डील करते हैं हम लोग। आप मुझे ये बताओगे कि रिसेंटली जो 36 जो है हम लोगों ने फाइटर प्लेन मंगवाए थे फ्रांस के साथ, उस फाइटर प्लेन का नाम बता दीजिए बस आप, और आपका प्रीलिम्स के लिए काम हो जाएगा पूरा, ठीक है? चलिए, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जिसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, आप मुझे उनका नाम बताओगे कौन कौन से परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जिनके पास वीटो पावर होती है। उन 5 परमानेंट मेंबर के अलावा 10 नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, इनके पास वीटो पावर नहीं होती। इंडिया फिलहाल जो है वो इन नॉन परमानेंट मेंबर्स में है। तो ये जो 15 मेंबर्स होते हैं ना, बारी बारी करके ये प्रेसिडेंट बनते हैं वहाँ के, ठीक है? तो इंडिया भी प्रेसिडेंट बनेगा, जुलाई के अंदर जो है फ्रांस प्रेसिडेंट बनेगा, और अगस्त के अंदर जो है इंडिया प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है? इंडिया नॉन परमानेंट मेंबर है, फ्रांस परमानेंट मेंबर है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे ये बात हो गई। अब देखिए, इंडिया और फ्रांस एक भाषा बोलते हैं क्योंकि दोनों खास दोस्त हैं। तो जो दुनिया के अंदर ना नए नए चैलेंज आ रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो भैया क्लाइमेट चेंज है, और एक है टेररिज्म। फ्रांस भी टेररिज्म से दुखी है, इंडिया भी टेररिज्म से दुखी है, तो यहाँ पे भी दोनों के एक ही फ्रंट है। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है ना, आप उसकी मेंबरशिप को बढ़ाइए। अभी उसके अंदर 5 मेंबर हैं, आप उसको बढ़ाइए। फ्रांस जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है, फ्रांस ये सपोर्ट करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एक्सपेंशन होना चाहिए। रशिया भी सपोर्ट करता है, अमेरिका भी सपोर्ट करता है, ठीक है? लेकिन चाइना यहाँ पे ना गड़बड़ करता है। चाइना कभी भी नहीं चाहता कि सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप बढ़े, क्योंकि उसको पता है कि अगर बढ़ेगी तो इंडिया उसके अंदर एंट्री करेगा और इंडिया चाइना के बराबर हो जाएगा, कम से कम यूनाइटेड नेशंस में। तो इसलिए चाइना उसको वीटो करता है। फ्रांस, देखिए ग्रुप होता है जिसे कहा जाता है G4, इसके अंदर आता है जापान, जर्मनी, इंडिया और ब्राज़ील। ये 4 कंट्री इस टाइम पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए जो है ग्रुप बना रखा है, और ये कहते हैं कि हमें परमानेंट मेंबर बनाइए। आप क्यों नहीं बना रहे हो? उसके अलावा इन 5 परमानेंट मेंबर में एक भी अफ्रीकन कंट्री नहीं है, तो अफ्रीका पूरे कॉन्टिनेंट को तो रिप्रेजेंटेशन हो ही नहीं रहा। तो फ्रांस चाहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल मेंबरशिप को बढ़ाइए, जापान को एंट्री दीजिए, जर्मनी को एंट्री दीजिए, इंडिया को दीजिए, ब्राज़ील को दीजिए, और अफ्रीकन कंट्री जिसमें नाइजीरिया वगैरह को भी आप दीजिए, ठीक है? ये सपोर्ट करता है, और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि उसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं। डेमोक्रेटिक होना चाहिए ना प्रॉपर, हर कॉन्टिनेंट से कुछ ना कुछ होना चाहिए। यूरोप तो इसमें ओवर रिप्रेजेंटेटेड है, फ्रांस, यूके, है ना? फ्रांस और यूके दो, यूरोप छोटा सा है लेकिन 2 कंट्री उसको रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है? और एक अमेरिका हो गया उधर से, नीचे साउथ अमेरिका से तो कोई भी नहीं है, अफ्रीका से तो कोई भी नहीं है। तो जो रिप्रेजेंटेशन है ना दुनिया का, वो इम्बैलेंस्ड है, डेमोक्रेटिकली नहीं है। और एशिया इतना बड़ा है, इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ चाइना है,
यूरोप में आपका रशिया भी आ गया, यूरोप में आपका यूके भी आ गया, फ्रांस भी आ गया, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इंडिया और चाइना और क्या करने वाले हैं यहाँ पे, कुछ और सजेशंस भी देने वाले हैं। क्या क्या देंगे, एक तो वीटो पावर, यूनाइटेड नेशन के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डिसाइड की जानी चाहिए बाय कंसेंसस, नॉट बाय वीटो। जैसे अगर किसी कंट्री में जिनोसाइड होता है, मतलब वहाँ की सरकार जो है किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, ग्रुप को अगर लार्ज स्केल पे मारती है, उसको बोला जाता है जिनोसाइड। तो जिनोसाइड वाले केस में यार वीटो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ये तो बहुत गलत चीज़ें हो रही हैं। तो फ्रांस कहता है कि कुछ ऐसे केस होने चाहिए जहाँ पे वीटो की बजाय अग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली चीज़ों में क्या है ना, वो चाइना और रशिया ना गड़बड़ करते हैं यहाँ पे, है ना, वो हमेशा वीटो पावर का यूज़ कर लेते हैं। दूसरा, इंडिया और फ्रांस जो है यूनाइटेड नेशन में क्या क्या करेंगे, कुछ कुछ नए इनिशिएटिव लेंगे। और ठीक है, जैसे मिडल ईस्ट में, जैसे अभी ईरान वगैरह में आप देख लीजिए, चाहे आप सीरिया में देख लीजिए, यहाँ पे जो कन्फ्लिक्ट हैं वो कैसे रिजोल्व हों, इसके बारे में भी बात करेंगे। आर्म्स एम्बार्गो, जैसे कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास हथियार ना पहुँचें, ठीक है, उसको बोला जाता है आर्म्स एम्बार्गो, तो वो भी इंडिया और फ्रांस सपोर्ट करते हैं। पीस कीपिंग फोर्सेस, दुनिया में स्पेशली अफ्रीका में जो डिस्टर्ब्ड एरियाज हैं वहाँ पे यूनाइटेड नेशन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजता है। भैया पीस कीपिंग फोर्सेस को भी मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। अभी तक ये बेचारे पुराने हथियार लेके घूमते हैं वहाँ पे, उनकी सेफ्टी को खतरा है, तो इनको मॉडर्नाइज कीजिए, क्योंकि इंडिया जो है पीस कीपिंग फोर्सेस में सबसे ज़्यादा सैनिक भेजता है, तो इंडिया यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्टेक होल्डर है। तो बस कंक्लूजन में ये आपके यही निकल के आता है आपके आंसर के अंदर कि ट्रस्ट बिल्डअप करना चाहिए हर पार्टी के अंदर, खासकर जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो परमानेंट मेंबर्स हैं इनके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए, और दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर भी ट्रस्ट होना चाहिए, तभी तो काम चलेगा, भरोसा होगा, भरोसे बिना तो कुछ भी नहीं है। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, बार बार बातचीत कीजिए, डिस्कशन कीजिए, डिबेट कीजिए, और एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच लेके आइए। मतलब ऐसा नहीं है कि बातचीत किया, चाय पानी पिया, समोसा खाया और उठ गए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। मतलब जैसे अगर आपको टेररिज्म के लिए या क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्शन अगर आपने लिया है, तो आप ये इंश्योर करो कि उसका रिजल्ट भी मिले, है ना, किसी को अकाउंटेबल बनाइए। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से आर्टिकल और एडिटोरियल थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं आज। आई होप आपको ये पूरा डिस्कशन ठीक ठाक लगा होगा। देखिए, अगर आप हमारे साथ बने रहोगे ना कुछ महीनों तक, कुछ आगे लंबे समय तक, तो डेफिनेटली ये चीज़ें आपके दिमाग में बहुत शानदार तरीके से बैठ जाएंगी, और आपकी अंडरस्टैंडिंग ना ब्रॉड हो जाती है दुनियादारी को लेके, इंडिया को लेके, प्रॉब्लम्स को लेके, और आपको ये समझ में आने लगता है कि कैसे इन टॉपिक्स को हम लोग कैसे इंटर रिलेट करते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताया करो। हम लोगों को कुछ फीडबैक है आपका, कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, नहीं लिखी हैं, वो आप सारी की सारी चीज़ें बताइए। और आप हमारे जो है दूसरे प्लेटफॉर्म पे हमसे जुड़ सकते हो। आप टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो जिसमें हम लोग न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराते हैं। आप व्हाट्सएप ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाते हैं और न्यूज़पेपर वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं। वो सारी की सारी चीज़ें आप हमें पर्सनल मैसेज भी कर सकते हो। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो। मतलब कहने का ये है, अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो हम हमेशा आपके लिए तैयार हैं, बट प्रोवाइडेड आप तैयार होने चाहिए। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।